दिस वीडियो इज गोना बी इंग्लिश एज वेल। अगर आप लोग कुछ कंट्रीज का वीजा होल्ड करते हो, हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वीजा ऑन अराइवल फिलीपींस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। And this video is gonna be English as well, so if you don't know Hindi then you can skip to the Hindi part and you can watch the English version. Okay, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल फिलीपींस। तो यस, ये पॉसिबल है। अगर आप लोग कुछ कंट्रीज का वीज़ा होल्ड करते हो तो यहाँ पर आप फिलीपींस में इजीली आ सकते हो। अब वीज़ा ऑन अराइवल आपको कैसे मिल सकता है? तो आपको कुछ कंट्रीज़ का वीज़ा होल्ड करना पड़ेगा। मीन्स कि आप लोगों के पास जो है वो या तो सिंगापुर का वीज़ा होना चाहिए, या तो आपके पास अमेरिका का वीज़ा होना चाहिए, या तो आपके पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा होना चाहिए, या तो आप लोगों के पास जापान का वीज़ा होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास शेंजन वीज़ा हो गया, या फिर आप लोगों के पास कनाडा का वीज़ा होना चाहिए। तो इन कंट्रीज़ में से किसी भी एक कंट्रीज़ का वीज़ा अगर आपके पास है तो आप फिलीपींस में आ सकते हो आराम से विदाउट फिलीपींस वीज़ा। और यहाँ पर जो है वो आप आने के बाद आराम से 14 डेज तक रह सकते हो। 14 दिन तक आप आराम से रुक सकते हो। अगर 14 दिन से आपको ज़्यादा रुकना है तो आप 7 दिन के लिए जो है वो ये वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। यस, मीन्स कि अगर आप जो है वो 14 डेज़ के लिए आ रहे हो तो आपको कुछ भी तरीके का पेमेंट नहीं करना है। जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करोगे तो आपको पहले जो भी वीज़ा जितनी कंट्रीज़ का मैंने बोला उतनी कंट्रीज़ का वीज़ा आपको बताना है, एंड फिर उसके बाद आपको एंटर करना है फिलीपींस में। तभी आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं देना है। दूसरा, जब आपको उसको एक्सटेंड करना है टू द 7 डेज, मतलब आप 21 डेज मैक्सिमम यहाँ पर रुक सकते हो। उससे ज़्यादा प्लीज़ करके मत रुकना, क्योंकि आप लोगों को जो है वो फाइन बहुत ज़्यादा तगड़ा लगेगा। एंड इन फ्यूचर अगर आपने फिलीपींस वीज़ा अप्लाई करने का सोचा तभी भी आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे हर एक चीज़ का स्टैम्प मारा जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड इसीलिए आप लोग जो है वो यहाँ पर मतलब एक्स्ट्रा 7 दिन रुक सकते हो। जो भी है वो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट देने के बाद। तो एक्स्ट्रा पेमेंट है समवेयर अराउंड 2000 से लेके 2500 पेसोस के बीच में, वो भी 7 दिन के लिए। तो ये चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गया। जब आप यहाँ पर एंटर करते रहोगे तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या दिखाने हैं, बहुत ही इजी है। आप लोगों को आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट बताना है, आप लोगों को अपना होटल बुकिंग बताना है, आप लोगों को अपना ट्रैवल आइटिनरी बताना है, एंड लास्ट चीज़ आप लोगों को जो भी कंट्री का आपके पास वीज़ा है वो वीज़ा बताना है। अब यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को किसी भी कंट्री में विजिट करना ज़रूरी है। तो वैसा रूल के हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपको पहले वो कंट्री में जाना पड़ेगा एंड फिर ही आपको फिलीपींस के अंदर एंटर करना है। बट ये चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ, वो चीज़ को समझ के रख लो या फिर सही तरीके से समझ लो, ताकि आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो। जो भी वीज़ास है या तो वो आप लोगों को मल्टीपल एंट्री वाले वीज़ा होने चाहिए। दूसरा चीज़ है कि अगर आप लोग स्टूडेंट हो या फिर अगर आप पीआर होल्ड करते हो तभी भी आप आराम से फिलीपींस के अंदर आ सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़। बट अगर आप लोग जो है वो इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, ज़्यादा करके जो प्रॉब्लम आता है वो आता है सिंगापुर वीज़ा वाला चीज़। तो कुछ लोग जो है वो इंडिया से सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि सिंगापुर का वीज़ा इंडियंस लोगों को बहुत ही इजीली मिल जाता है, खास करके फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर। तो वो लोग कर लेते हैं, बट उनका बजट नहीं होता है। तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग सिंगापुर नहीं जाए और सिंगापुर का वीज़ा लेने के बाद फिलीपींस जाए। अपना मतलब तो है फिलीपींस में आने से, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने से और कुछ दिन उसके साथ रहने से, और फिर वापस इंडिया में चले जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आप चीज़ जो है वो गलत सोच रहे हो, एंड इसमें आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ का वीज़ा है, मेरे पास ऑलरेडी सिंगापुर का वीज़ा है, और मैं इंडिया में तो कभी भी आ जा सकता हूँ, वो तो आपको पता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को होगा फ्यूचर में, क्योंकि अगर आप लोगों ने सिंगापुर वीज़ा लिया, सिंगापुर वीज़ा लेने के बाद वो वीज़ा रहा अनयूज्ड, मतलब सोचते हैं कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पे उतर गया मतलब वो वीज़ा यूज़ हो गया। ऐसा नहीं है। सिंगापुर से आपको एग्जिट करना पड़ेगा, तभी वो वीज़ा जो है वो वैलिड है, ठीक है। तो अगर आप लोग सिंगापुर इमिग्रेशन को क्लियर करते हो तभी आपका जो है वो पासपोर्ट के ऊपर एक तरीके से बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप लगेगा। मतलब जो भी चीज़ है वो आज के टाइम पर ऑनलाइन है। तो पहले जैसा नहीं है कि जब आपने अपना ओल्ड पासपोर्ट चेंज कर लिया तो आप कुछ भी न्यू कंट्री में जाओगे तो वो चीज़ मिट जाता है।
ये चीज़ जो है वो थ्रू आउट द टाइम आप लोगों के साथ कैरी होगा। कौन सा वीज़ा कैंसिल हुआ है, कौन सा वीज़ा के लिए जो है वो रिजेक्शन किस वजह से आया है, सारी की सारी डिटेल्स जो आजकल ऑनलाइन चली जाती है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पे सिंगापुर का वीज़ा ले रहे हो और फर्स्ट टाइम पे आप लोग फिलीपींस आ रहे हो, तो सिंगापुर में एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम एक रात रुकने का प्लान कर लो। क्यों? उसका रीज़न है कि सिंगापुर का वीज़ा आपके पासपोर्ट हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। अगर आपने वीज़ा लिया, उसको यूज़ नहीं किया, आपने सिंगापुर वीज़ा लिया, आप डायरेक्टली फिलीपींस आ गए, फिलीपींस आपने घूम लिया, अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लिया और रिटर्न इंडिया चले गए, और सिंगापुर का वीज़ा अगर आपने यूज़ नहीं किया, तो प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट टाइम पे आएगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे अगर आप सिंगापुर वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो सिंगापुर को पता होगा कि आपने वीज़ा लिया है और वो वीज़ा को यूज़ नहीं किया है, तो उसके बेस पे आपको फिर से वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा एंड इन फ्यूचर आप लोगों को बहुत ही तकलीफ हो सकता है। इवन अगर आप फिलीपींस वीज़ा के लिए भी अप्लाई करने के लिए जाओगे तो फिलीपींस देखेगा कि भाई सिंगापुर का वीज़ा लिया, सिंगापुर यूज़ नहीं किया, बट फिलीपींस जाके आया, तो आपको फिलीपींस का वीज़ा भी नहीं मिलेगा। और उसके अलावा आप लोग जो है वो फ्यूचर में किसी और अदर कंट्री में भी जाने का प्लान कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आ सकता है। तो ठीक है, जापान का वीज़ा जो है वो मल्टीपल एंट्री मिलता है और उसका वैलिडिटी बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, बट सिंगापुर का वीज़ा जो है वो 3 महीने के लिए ही मिलता है मल्टीपल एंट्री का। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि फर्स्ट टाइम पे अगर वीज़ा ले रहे हो तो यूज़ कर लो। सेकेंड टाइम पे तो आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा, तो 2 साल में आप कभी भी रिटर्न सिंगापुर जा सकते हो, तो उसका टेंशन नहीं है। फर्स्ट टाइम पे जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रह के ये चीज़ करना है। अभी जो भी चीज़ है वो मैं शेयर करने वाला हूँ इंग्लिश में। ऑल दीज डिटेल्स आई एम गोना शेयर विथ यू इन द इंग्लिश। लाइक if you have a fresh passport, you can easily get Singapore visa and you can travel to Philippines without Philippines tourist visa. Maximum days you can stay over here, like 14 days you can stay here without any problem. And for visa on arrival, you don't need to pay anything when you are landing over here. The documents you need to carry for visa on arrivals are: first, your return flight ticket; second, you need to book your hotel, which is important; third, you need to show your visa; and fourth, you need to show your travel itinerary. So these all are things are important. If you don't have internal flight ticket like from Manila to anywhere else, it's okay, but you need to show your return flight ticket. Now if you are holding any PR or you are a student anywhere, so you can enter Philippines without any problem if you hold this either student visa, either PR, or either you are holding any country's visa from this like America, Australia, Japan, Shenzhen visa, Singapore visa, or Canada visa. You can come here in Philippines for any of the time and you can explore Philippines for 14 days. But few people are doing mistakes like Singapore visa. It's very easy to get for Indians, and that's actually the place where the problem will start creating. Like people doesn't have a budget to go to Singapore because Singapore is definitely costly, so they will apply for Singapore visa, they will get Singapore visa. After that they doesn't want to go to Singapore, which is not good for your passport history, and I won't recommend it. If you got Singapore visa, try to visit Singapore at least for 1 day, which is mandatory, because if you get Singapore visa, if you won't use it, next time it will create problem for you. Next time if you are going to apply for Singapore visa, they won't provide you visa, and then again if you are going to apply for Philippines tourist visa, they will see you have got the Singapore visa but you haven't used, you went to Philippines and directly you came back. So next time for Philippines visa it will be problematic because they will see the stamp, everything. These days everything is online and this will make problem in your future travels. Even if you want to go to any other countries, they will see you have applied for Singapore visa but you haven't used the Singapore visa and then you went to some other country, so they won't allow you or say they won't entertain you. So I am gonna request you, if you got Singapore visa, please visit Singapore, please stay in Singapore at least for 1 night. Means like today you are going to be entering Singapore, you stay today, next day you can fly to Philippines, which will be good because Singapore stamp is electronic. Everybody can, when they will swipe, they can see your visa, your
your entry and your exit from the Singapore. So if you have used, it's very good. Next time you are going to apply Singapore visa, your visa will be get approved easily, and that time means that time you will get Singapore visa for 2 years. So you can enter anytime in 2 years time duration for just only 1 day or 2 day, depends on you. But for your passport history, it is like a very important that you will enter Singapore for 1 day or 2 night. Even if you are going to apply, for example, lots of people have a Canada visa, lots of people have a Japan visa, lots of people have a different countries of visa. So I will suggest you to visit in that time duration, visit that country for only once, because it will create a problem in future. So I will just say visit that country. Thank you so much guys for watching. And अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर मुझे जो है वो मेल कर सकते हो. मैं आप लोगों को हेल्प करने का अपना बेस्ट ट्राई करूंगा. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड गुड लक.